साथियों, आज इस क्लास में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 30 प्रश्न देखेंगे सामान्य ज्ञान के और 30 प्रश्न देखेंगे हिंदी के। आज इस क्लास के माध्यम से आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्ट होने के लायक हो, यानी कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है, कहां पर आप लोग पहुंच चुके हो। जो सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा उसमें आपका टारगेट जो होना चाहिए साथियों वो 11 से 12 प्रश्नों का होना चाहिए, और जो हिंदी के 30 प्रश्न कराऊंगा उसमें आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 16 से 17 प्रश्नों का होना चाहिए। इससे कम आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। आप सभी लोग पूरी क्लास को देखने के लिए तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ। तो जिन लोगों का भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, यानी कि 26 नवंबर 1949 को, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब उसके बाद देखिए कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनावों में मतदान करने वालों की न्यूनतम आयु जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तो वो कौन से संविधान संशोधन के तहत की गई थी। ये सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 61वें संविधान संशोधन के तहत जो मतदान देने की आयु 21 से घटाकर साथियों 18 वर्ष कर दी गई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों के निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्ताव में जोड़े गए। ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए अति इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों एक बार बताने की कोशिश करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो। फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ेंगे साथियों, देखिए, और जो कूट है उसके अनुसार आपको उत्तर देना है कि कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्ताव में जोड़े गए। तो साथियों कौन कौन से जोड़े गए। समाजवाद जोड़ा गया, उसके अलावा पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, और उसके अलावा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जोड़ा गया। ये सारे शब्द जोड़े गए, इसलिए आंसर आपका जो जाता है वो पहले, तीसरे और चौथे के साथ जाता है, जो कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इस क्लास पे साथियों हम लोग इतिहास के, भूगोल के, ज्योग्राफी के, यानी कि भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के, और उसके अलावा संविधान के, साइंस के, स्टैटिक जीके के हर एक क्वेश्चंस को देखेंगे साथियों। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में, उन सभी क्वेश्चंस को साथियों देखेंगे। पूछा जा रहा है कि हुड़ों ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो किसके काल में किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, कुमारगुप्त प्रथम के काल में, स्कंदगुप्त के काल में, या बुद्धगुप्त के काल में। तो यहाँ पर अगर आपका उत्तर साथियों स्कंदगुप्त के काल में जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हुड़ों ने जो साथियों भारत पर आक्रमण किया था वो किसके शासनकाल में किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था। यह बात आपको ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं कहां पर पाई जाती हैं। अजंता में, एलोरा में, एलिफेंटा में, या नासिक में। तो कहां पर पाई जाती हैं साथियों। एलोरा में पाई जाती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आप सभी लोगों से यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग अपने मित्रों के साथ इस क्लास को फटाफट अभी इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो सब भी साथियों इस क्लास को देखेंगे तो उनको बेनिफिट होगा और आपको भी बेनिफिट होगा बिल्कुल होगा, ठीक है। चलिए, तो निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिजदा के ईरानी रिवाज को समाप्त किया था। सिजदा के ईरानी रिवाज को समाप्त किया था साथियों किसने किया था। तो शाहजहां ने किया था। यह बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर पहला दुर्ग का निर्माण किया था। बताइए, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो कोचीन में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ है। उसके बाद देखिए कि शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था उसका नाम क्या था, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगर बात करें निजामुद्दीन औलिया की, ये जो है अगर बात करें इनकी दरगाह कहाँ पर है तो दिल्ली में इनकी दरगाह है। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य है जिसने, मतलब ये निजामुद्दीन औलिया जो थे ये बाबा फरीद के या शेख फरीद के शिष्य थे, और इनके शिष्य कौन थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन इनके शिष्य थे, ठीक है। आज निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, चलिए,
तो जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनाई थी। कहाँ कहाँ, मतलब उन्होंने जो थी वह वाराणसी में भी वेधशाला बनाई थी, उज्जैन में भी बनाई थी, मथुरा में भी बनाई थी, लेकिन इलाहाबाद में नहीं बनाई थी। तो नहीं बनाई थी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान कितना है, बताइए भाई। तो जो विश्व का जो जितना भी मान लीजिए 100% अगर फल का उत्पादन होता है तो भारत कितने परसेंट फलों का उत्पादन करता है? 15% फलों का उत्पादन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा भाई सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की बात करें, ये कहाँ पर है? ये ओडिशा में है। जमशेदपुर की बात करते हैं तो झारखंड में है। दुर्गापुर की बात करते हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन भिलाई इस्पात संयंत्र साथियों मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये साथियों छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि हंगरी सहायक नदी है भीमा की, गोदावरी की, कृष्णा की या तुंगभद्रा की। देखिए, जिस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आपको करवाए जा रहे हैं, डिक्टो प्रश्न आपकी परीक्षा में फंसेंगे। तो अभी आपको साथियों इन प्रश्नों को अपने माइंड में स्टोर कर लेना है और जिन जिन प्रश्नों के उत्तर आपको मालूम है उनके उत्तर देते जाना है। तो हंगरी की अगर बात करते हैं तो ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर स्थित है, यानी कि कौन सी नदी पर है रानी लक्ष्मीबाई बांध। तो आपका उत्तर अगर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि बेतवा नदी पर है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि ये आंखों के लिए आरामदायक होता है, क्योंकि इसकी रासायनिक क्रिया सबसे कम होती है, क्योंकि ये वायु में इसका अवशोषण न्यूनतम होता है। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसे चूहा विष का प्रयोग किया जाता है, यानी कि चूहे विष के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो जिंक फॉस्फाइड की अगर बात करते हैं तो चूहे विष में साथियों किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहा जाता है। तो साथियों किसे अमलगम कहा जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, जब पारे को साथियों किसी धातु के साथ मिला दिया जाता है, जस्ते के साथ मिला दिया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? अमलगम कहा जाता है। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप लोग बताने की कोशिश करेंगे साथियों कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, बताइए। तो आपको देखना है और उसके बाद उसका उत्तर बताना है। अगर मैग्नीशियम की बात करते हैं तो आतिशबाजी बनाने में इसका साथियों इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम को बनाने में किया जाता है। जिंक के इस्तेमाल की बात करें तो गैल्वेनीकरण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिल्वर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक बल्ब में नहीं किया जाता है। मैग्नीशियम का ही इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में भी। उसके बाद देखिए कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, आमाशय में, यकृत में, आग्नेयाशय में या पित्त में। तो कहां पर साथियों रहता है? लीवर में रहता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, आपको बताएं, यानी कि केसर का सबसे ज्यादा अगर उत्पादन कहां पर किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए कि लीड बैंक का कार्य किया जाता है। लीड बैंक का कार्य भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा किया जाता है या रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है या किसी बैंक के द्वारा किया जाता है। इस कार्य हेतु नामित बैंक के द्वारा किया जाता है। तो इस कार्य के लिए नामित जो बैंक होती है उसके द्वारा लीड बैंक का कार्य किया जाता है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए कि केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र है। तो केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र है जनपद स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर। तो आपको ध्यान रखना है जो केंद्रीय सहकारी बैंकें होती हैं ये साथियों जनपद स्तर पर ही कार्य करती हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास किसका कार्य है, यानी कि जो पर्यटन है, होटल उद्योग है, इनका विकास किसके द्वारा किया जा सकता है? तो आईटीडीसी के द्वारा किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं आईटीडीसी की, तो इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कि भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है भाई। सिक्कों की ढलाई जो है आपसे पूछी जा रही है, कहाँ कहाँ पर होती है? तो मुंबई में, कोलकाता में और हैदराबाद में होती है। इन जगहों पर सिक्कों की ढलाई की जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए, नगरीय गलियारे संबंधित है, फटाफट आंसर देंगे भाई। नगरीय गलियारे की अगर बात करते हैं तो नगरीय परिवहन संकटों से संबंधित हैं, यह बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका
किसके साथ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, नगरीय गलियारे। उसके बाद देखिए कि पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जो पगमार्क तकनीक आपने सुनी होगी, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? वनों में पक्षी का अवलोकन करने के लिए नहीं, दुर्लभ वन्य जंतु बद्ध स्थल में प्रजनन के लिए नहीं, विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए तो बिल्कुल भाई। तो आंसर आपका जो हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए पगमार्क तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में साथियों दिया जाता है? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। आंसर किसके साथ जाता है? ऑप्शन नंबर ए। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की अगर बात करते हैं तो साथियों ये कब मनाया जाता है? आप सभी लोग जानते होंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस साथियों 5 जून को मनाया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। चलिए तो यहां पर आपसे साथियों पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का 79वां संशोधन किससे संबंधित है? केंद्र राज्य के संबंध से, दो राजनीतिक दलों की स्थापना से, या मूल अधिकारों से, या लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो 79 से संशोधन है संविधान का, ये किससे संबंधित है? तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं में जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है इनको आरक्षण देने से संबंधित है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित किया गया, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों किससे संबंधित है? आंसर आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, देश की रक्षा से, प्रधानमंत्री की रक्षा से, या कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। तो आंसर आपका किसके साथ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। जो पहला संशोधन किया गया था जो कि 1951 में किया गया था, ये कुछ राज्यों में किए गए कृषि और कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण में था। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए साथियों 30 प्रश्न तो हो गए आपके सामान्य ज्ञान के। अब 30 प्रश्न हम लोग देखेंगे हिंदी के, और हिंदी में भी जो मैंने आपको स्कोर बताया था वही आपका स्कोर आना चाहिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पर हिंदी का है 31वें नंबर का, गढ़ का पति यानी कि गणपति, इसमें समास आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा समास है? चलिए तो इसमें कौन सा समास साथियों समास हो जाएगा? अब कई सारे लोग यहाँ पर साथियों अलग अलग उत्तर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर एक बात क्लियर कर दी गई है कि गणपति का मतलब क्या बताया गया है? गढ़ का पति बताया गया है। अब का साथियों किस में होता है? संबंध तत्पुरुष समास में होता है। तो संबंध तत्पुरुष समास साथियों कहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। अगर यहाँ पर गढ़ का पति ना लिखकर ऐसा लिखा होता कि वह जो गढ़ी के पति हैं यानी कि गणेश, तो आपका उत्तर क्या होगा? बहुव्रीहि समास होता। तो दोनों ही बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न कि क्षमा का अर्थ माफी होता है, क्षमा का अन्य अर्थ क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्षमा का एक तो माफी होता है और पृथ्वी भी कहते हैं क्षमा को, ठीक है। तो इसलिए आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। राजा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। देखिए भाई बिल्कुल आलस नहीं करना है आपको, क्लास में तुरंत प्रश्न देखना है, तुरंत उसका आंसर लगाना है। अगर आपने वो प्रश्न पहले पढ़ रखा होगा तो फटाफट आंसर लगा दोगे, अगर नहीं पढ़ रखा होगा ठीक है तो आपका तैयार हो जाएगा इस क्लास से प्रश्न। तो अगर राजा का पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं, अवनीश का मतलब क्या होता है साथियों? राजा होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी आपसे पूछी जा रही, इनमें से किस शब्द की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है? यानी कि आवश्यकता ऐसे लिखा जाता है भाई, गलत है। भागीरथी भी गलत है, लिलायत भी गलत है। अंत्याक्षरी बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाले शब्द की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। करुणा कादम्बिनी रचना है ये, और इस रचना के रचनाकार आपसे पूछे जा रहे हैं कौन है? अंबिका दत्त वाजपेयी हैं, गया प्रसाद शुक्ल हैं, मुक्ति बोध हैं, या डॉक्टर विनय है? तो बात करें अगर गया प्रसाद शुक्ल की तो ये किसके रचनाकार हो जाएंगे? करुणा कादम्बिनी रचना के रचनाकार हो जाएंगे। आप सभी लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, कौन सा विराम चिन्ह नहीं है? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए देखिए अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह एक विराम चिन्ह है, विस्मयादि की अगर बात करते हैं तो ये भी एक विराम चिन्ह है, और पूर्ण विराम भी एक चिन्ह है, लेकिन अवतरण चिन्ह साथियों ये एक विराम चिन्ह नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद देखेंगे कि देव्यर्थ का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है, क्या हो सकता है देव्यर्थ का संधि विच्छेद? तो इसके संधि विच्छेद की जब हम बात करते हैं तो देवी धन अर्थ हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है।
इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग आपको करना है, यानी कि विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृति जो विधि होती है उसे क्या कहा जाता है। देखिए जब विधानमंडल के द्वारा कुछ पारित हो जाता है, कुछ विधि पारित हो जाती है, स्वीकृत हो जाती है, तो उसको क्या किसमें कही जाती है, उसको अधिनियम कहा जाता है। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अंग अंग फूले न समाना, ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का साथियों आपको बताना है कि अर्थ क्या होता है, यानी कि अंग अंग फूले न समाना, बहुत खुश हो जाना, बहुत आनंदित हो जाना। इसलिए जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न। चलिए, एक तो आपको अभिराम का और एक आपको अविराम का अर्थ बताना है क्या हो सकता है। देखिए विराम का मतलब होता है रुकना और अविराम का मतलब होता है नहीं रुकना, यानी कि लगातार। ठीक है, तो लगातार कहाँ पर लिखा हो, ऐसे तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। और अविराम का मतलब क्या होता है साथियों, सुंदर होता है। बिना रुके भी कह सकते हैं अविराम, लेकिन एक त्रित ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। तो आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। जयद्रथ वध जो है ये आपसे पूछी जा रही है, ये क्या है बताइए। तो महाकाव्य है, खंड काव्य है, गीति काव्य है या प्रगति। तो आपको ध्यान रखना है जयद्रथ वध एक खंड काव्य है। और किसकी खंड काव्य है, तो मैथिली शरण गुप्त की है, यानी कि रचना किसकी है ये, तो मैथिली शरण गुप्त की है। अब उसके बाद देखिए कि निम्न में से कौन सा वाक्य जो है वो आपको गलत लग रहा है, बताइए कौन सा वाक्य इसमें से गलत लग रहा है, ये आपको बताना है, बताने की कोशिश कीजिए। तो ध्यान से देखेंगे भाई चारों विकल्पों को और बताएंगे राइट आंसर क्या है। देखिए ओह बड़ा जुल्म हुआ, ये बात तो बिल्कुल सही, मतलब क्या वाक्य बिल्कुल सही है, विस्मयादि बोधक चिन्ह की आवश्यकता थी और लगा हुआ है। उसके बाद देखिए कि हिंदी के समाचार पत्र हिंदी लिपि में छपते हैं, तो हिंदी लिपि यहाँ पर कैसे आ जाएगा भाई, हिंदी के साथ लिपि का इस्तेमाल नहीं होता, लिपि का इस्तेमाल होता है देवनागरी के साथ। यानी कि यहाँ पर अगर ये आ जाता है कि हिंदी के समाचार पत्र देवनागरी लिपि में छपते हैं, तो ये आपका वाक्य बिल्कुल सही हो जाता। तो गलत कौन सा होगा, अशुद्ध कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा और यही आपका राइट आंसर है। बाकी साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल सही, अगर तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए प्रतिमूर्ति शब्द में उपसर्ग आपसे पूछी जा रही है, क्या है भाई बताइए। प्रतिमूर्ति शब्द की जब बात करते हैं तो प्रति धन मूर्ति इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, और इसके उपसर्ग की बात करते हैं तो प्रति इसका उपसर्ग हो जाएगा। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। निर्दालु शब्द में साथियों प्रत्यय आपसे पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। तो निर्दालु शब्द की अगर बात करें प्रत्यय जो इसका होगा वो क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ है। उसके बाद देखिए यहाँ है, वहां है, भीतर और बाहर, ये कौन सी क्रिया विशेषण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ का मतलब उसने क्या किया, कोई स्थिति ही तो बताई होगी, ठीक है, कोई जगह ही तो बताई होगी। वहां के बारे में उसने कहा, भीतर के बारे में उसने कहा, बाहर के बारे में उसने कहा, तो स्थिति वाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए यहाँ पर स्थितिवाचक लिखा है, स्थितिवाचक क्रिया विशेषण किसके अंतर्गत आता है, स्थानवाचक के आता है। तो अगर स्थानवाचक यहाँ पर लिखा होता तो वही आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत आर्थक शब्द नहीं है, कौन सा भाई विपरीत आर्थक शब्द नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आदि का विपरीत क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, अतिवृष्टि का अनावृष्टि हो जाएगा, आहूत का अनाहूत हो जाएगा, लेकिन क्या अपमान का विपरीत उपमान होगा या नहीं होगा। तो अपमान का उपमान जो है साथियों विपरीतार्थक शब्द नहीं होगा। अगर अपमान का विपरीत जो होगा यानी कि विलोम जो होगा वो सम्मान होता है। तो इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न के निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध रूप आपको बताना है, यानी कि कौन सा वाक्य आपको बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। बताइए 8 बजने को 10 मिनट है ऐसे बोलते हो, 8 बजने के 10 मिनट ऐसे बोलते हो, या 8 बजने में 10 मिनट है ऐसे बोलते हो, या 8 बजने से 10 मिनट है, तो कैसे बोलते हो, 8 बजने में 10 मिनट है अभी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। संक्षिप्तीकरण का विलोम आपसे पूछा जा रहा है साथियों, क्या हो सकता है बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे। बताइए तो संक्षिप्तीकरण का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो क्या बताओगे, पल्लवन बताओगे, क्या बताओगे भाई साहब, पल्लवन बताओगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ है। निम्न पंक्तियों में आपको बताना भाई इसमें से रस कौन सा है। अखिल भुवन चर अचर, सब हरिमुख में लखी, सब हरिमुख में लखी मतु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दर्ग पुलकातु। तो इसमें साथियों आपसे पूछा जा रहा है कौन सा वचन है। देखिए चकित का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित हो जाना, यानी कि अद्भुत हम लोग कह सकते हैं। तो ऐसे ही साथियों आपको रिलेट करना है
कैसे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अद्भुत रस साथियों इस पंक्तियों में है। ये बात आपको ध्यान रखने, आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए उल्लेख अलंकार का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है, भाई साहब कौन सा है बताइए। मौसम कौन कुटिल खल कामी, तापस बाला सी गंगा कूल, चरण कमल बंदो हरिराई या नवल सुंदर श्याम शरीर। तो जो उल्लेख अलंकार आपसे पूछा जाएगा वो किसमें है साथियों, नवल सुंदर श्याम शरीर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नवल सुंदर श्याम शरीर पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ऑप्शन के रूप में उल्लेख अलंकार लिखा होगा, तो आपको ध्यान रखना है। सुधा ने खाना बनाया, इस वाक्य में काल आपसे पूछा जा रहा है, सामान्य काल है। देखिए सुधा ने खाना बनाया पूर्ण भूतकाल नहीं हो सकता, संदिग्ध थोड़ी ना, इसमें अपूर्ण भूतकाल भी नहीं है, सामान्य भूतकाल वाला ये वाक्य है, इसलिए आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ है। उसके बाद देखिए कि आब का अर्थ जो होता है वो क्या क्या होता है। तो आब को साथियों हम लोग क्या कह सकते हैं, इज्जत कह सकते हैं, शोभा कह सकते हैं, चमक कह सकते हैं। लेकिन पूछा जा रहा है कि आब का इसमें से अर्थ कौन सा नहीं है, तो सूर्य का मतलब नहीं होता है आब, ना आब का मतलब होता है सूर्य। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हो गए हैं। यहाँ पर एक रेखांकित शब्द होगा साथियों, कुछ शब्द होंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, तो आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकने का मतलब आपसे पूछा जा रहा है क्या होता है, सिंपल सी बात है, घमंड दिखाना होगा, बिल्कुल नहीं, मान न देना, उपद्रव देना, यानी कि सबसे उपयुक्त उसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, यानी कि आंखों में धूल झोंकने का मतलब हो जाएगा धोखा देना। उसके बाद देखिए जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की मानक भाषा कही जाती है, या उपमानक भाषा कही जाती है, या मातृभाषा कही जाती है, या संचार भाषा कही जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की मातृभाषा ही कही जाएगी। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड क्लास। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे प्रश्न आपके बिल्कुल करेक्ट जा रहे होंगे, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चन होंगे जो आप नहीं कर पा रहे होंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको आंसर मालूम होंगे, और आप लोग अपने ज्ञान से, अपने तर्क शक्ति से साथियों, आपने जो स्टोर किया अपने माइंड में, जो मैंने आपको पढ़ाया या जो अलग से आपने पढ़ा, उसके हिसाब से आप लोग उत्तर बता पा रहे होंगे। उसके बाद देखिए कि भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए भाई। चलिए देखिए लोहे की बात करें तो भाववाचक संज्ञा घृणा जो है ये भाववाचक आपकी संज्ञा हो जाएगी। भाववाचक संज्ञा कौन सी है, घृणा आपकी भाववाचक संज्ञा है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद अगर आपसे पूछा जाए कि पित्राकृति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक शब्द तो बनेगा आकृति, आकृति बनेगा, और एक शब्द बनेगा पित्र, तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाता है भाई, ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका राइट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ जो है वो सही है, बताइए भाई। चलिए साथियों आप सभी लोग इस क्लास को देखने के बाद एक बार लाइक करके जाएंगे और एक बार इस क्लास को शेयर करके भी जरूर जाएंगे। तो कौन सा सही है, पेट पर लात मारना, बुरी तरह पीटना, मतलब पहाड़ टूटना, अतिवृष्टि होना, बगले झांकना, इधर उधर देखकर चलना, नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना। देखिए मुझे इसमें से एक ही समझ में आ रहा है कि जो नाक का बाल होता है, नाक का बाल मुहावरे का अर्थ जो होता है वो बहुत ज़्यादा घनिष्ठ कह लो या बहुत ज़्यादा प्रिय व्यक्ति कह लो, तो ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, और सही लग रहा है तो यही आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न विकल्पों में से, शब्द युग्मों में से अर्थभेद में कौन सा गलत है। तो अब आपको साथियों बताना है इसमें से कौन सा गलत है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए तो यहां पर साथियों अगर बात करें, कल्पना का मतलब क्या होता है, मूर्त विचार होता है, और कल्पना का मतलब होता है दुखी होकर, बिल्कुल। अगर बात करें गोरा का मतलब होता है सफेद, और गोला का मतलब होता है गोल वस्तु, बिल्कुल सही। गुटका का मतलब होता है पुस्तिका, और गुटिका का मतलब होता है गोली। कांति का मतलब यहाँ पर बताया गया है साथियों चमक। कांति का मतलब क्या बताया गया है, चमक बताया गया है। क्या आपको साथियों लग रहा है, तो नहीं लग रहा है साथियों, कौन सा गलत हो जाएगा, यानी कि शब्द युग्म के अर्थभेद में कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अकल पर पत्थर पड़ना, ये एक मुहावरा है,
और इस मुहावरे का पूछा जा रहा है आपसे कि अर्थ क्या होता है अक्ल पर पड़ने का मतलब बताइए। अक्ल पर पत्थर पर पड़ गए यानी कि दूसरे की बुद्धि नष्ट होना या बुद्धि नष्ट हो जाना या बुद्धि कष्ट होना। देखिए इसमें से आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर बुद्धि गलत लिखा हुआ है, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता। दूसरे की बुद्धि का मतलब कैसे निकालेंगे, दूसरे की बुद्धि, यहाँ पर भी बुद्धि गलत लिखा हुआ है, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता। बुद्धि कष्ट होना ये भी गलत लिखा हो, बुद्धि नष्ट हो जाना ये हम लोग कह सकते हैं भाई क्या अकल पर पत्थर पड़ चुके हैं तुम्हारे, बुद्धि नष्ट हो चुकी है। तो राइट आंसर आपका जो होगा कुल मिला के ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि आलोक का विलोम आपसे पूछा जा रहा है क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात है, आलोक का मतलब होता है उजाला और अंधेरे का मतलब होता है अंधकार। तो आलोक का विलोम जो होगा वो अंधकार हो जाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। उसके बाद देखिए कि पेड़ का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो पेड़ को हम लोग साथियों क्या कहते हैं, द्रुम भी कहते हैं, पादप भी कहते हैं, विटप भी कहते हैं। तो पेड़ के पर्यायवाची की जब हम बात करते हैं तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रुम भी होता है, पादप भी होता है, विटप भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये थे साथियों आपकी परीक्षा के लिए, यूपी पुलिस के लिए 60 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न और सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न आपने देखे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपका स्कोर बहुत ही शानदार रहा होगा। एक बार आप सभी लोग